नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसे कहते हैं ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, हार कहते हैं ना, हार, जेवर, जेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है किसे? आर्टिकल नंबर 32 और 226। 32 है सुप्रीम कोर्ट के लिए, 226 है आपके हाई कोर्ट के लिए। बट सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस जी प्रभु है हमारे ये, ठीक है, माय लॉर्ड है हमारे, कौन? सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर DY चंद्रचूड़ साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। तो आज मैं मुद्दा उठाने वाला हूँ रिट्स। रिट्स कितने प्रकार के होते हैं और रिट्स होते क्या है? तो देखा जाए रिट्स की कहानी हमारी जुबानी देखी जाए। अब देखिए टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट रिट्स को जानने से पहले 4 आर्टिकल जानने आपको बहुत ज़रूरी है, जो कि आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 359 एंड आर्टिकल 226। इन्हें जान लीजिए, उसके बाद रिट्स पे भी चलेंगे। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ऐसे कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के ऑपोजिट हो, वैसे राइट्स को हटा दिया जाएगा, वैसे लॉज को हटा दिया जाएगा। वैसा कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स को अपोज करे, उन्हें आप नहीं रखिएगा। देखते हैं क्या है उसमें। ऑल लॉज, सारे लॉ जो कि अभी टेरिटरी ऑफ इंडिया में एक्टिव है, इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आने से पहले अगर वो इनकंसिस्टेंट थे तो वैसे सारे लॉ को हम वॉइड मान लेंगे सीधा। कहते हो ना आप लोग कि सर देश बना है 1947 में, कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 में, और जो लॉज है 1860 से है, तो चल कैसे रहे? ये आर्टिकल 13 ही उसे पावर देता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, आर्टिकल 13 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसी आर्टिकल के थ्रू जितने भी संविधान के पहले के आर्टिकल्स है और लॉज है और जो भी कोड है, उनको एक्टिव किया गया है, उनको राइट दिया गया है कि आप अभी भी प्रेजेंटली अप्लाई होगे। ठीक है, आगे। द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। स्टेट के पास कोई हक नहीं है कि कोई ऐसा लॉ बनाए विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स, और जो भी ऐसे लॉ बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होंगे, वैसे राइट्स को उसी समय वॉइड मान लिया जाएगा। ठीक है, लॉ की डेफिनेशन भी दी गई है। लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉज, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस। याद रखना क्या है कि लॉ क्या होता है, इससे क्वेश्चन आया है। तो इन सारे वर्ड्स का, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाई लॉज, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस, इनको याद रखिएगा। ठीक है, दैट इज ऑल एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और यहाँ पे एक और चीज मेंशन है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। ये भी दिया गया है यहीं पे सब क्लॉज 4 में। आर्टिकल 13 हो गया कंप्लीट, और आर्टिकल 13 की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आर्टिकल 32, रेमेडी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास जो रेमेडी है। अच्छा, मान लीजिए कि आपने कोई जेवरात खरीदी, ठीक है, आपने कोई हार खरीदा, बहुत बढ़िया सा हीरे का हार, मान लीजिए शादी वादी होने वाली है और आप हार खरीद के रेडी हो, पूरी प्रिपरेशन रेडी है। अब जब आप हार लेते हो तो उसकी सिक्योरिटी की भी तो सोचते होगे ना। उसी हिसाब से जब आपको फंडामेंटल राइट्स मिलता है तो आप उसकी सिक्योरिटी के लिए भी कुछ रखोगे। आर्टिकल 12 से 35 तक जो भी फंडामेंटल राइट्स है, उसकी सिक्योरिटी के लिए आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे सीधा आर्टिकल 32 में या तो आर्टिकल 226 में। अब यही काम किया गया है इंडियन संविधान में भी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि द ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखने का तरीका सोचिएगा, ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल नंबर 32, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास आप पहुंच सकते हो 5 रिट्स लेके। क्या है? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्शरी। ये है आर्टिकल 32 की कहानी, उसे एक बार अच्छे से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हुए चलते हैं आर्टिकल 226 के पास। सेम चीज कही गई है, बस वहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहा गया था, यहाँ पे हाई कोर्ट की बातें कही गई है। हाई कोर्ट में भी आप स्टेट के जो सबसे विधाता होते हैं, सबसे अपर अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ जुडिशरी इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास अब जब पहुंचोगे कि सर मेरा केस है, मुझे
न्याय चाहिए, मेरा फंडामेंटल राइट खराब हो रहा है, किसी ने वायलेट किया है, सर मैं क्या करूं, तो आप कहां पहुंचोगे? आप पहुंचोगे आर्टिकल 226 के पास। आर्टिकल 226 में जैसे आप एंटर करोगे आपको दिखेगा हाई कोर्ट का दरवाज़ा। वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा क्या कहता है देखा जाए। एवरी हाई कोर्ट shall have power throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction to issue to any person or authority, including in appropriate cases, any government within those territories, direction, order or writ, including writs in the matter of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari। क्लियर समझिए, सेम चीज हाई कोर्ट में कहा गया है 226 में, वैसे ही सेम चीज कही गई है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब यहाँ पे रिट की बात हो गई कंप्लीट। अब देखते हैं कि आगे क्या रिट कैंसल भी होते हैं क्या। तो 359 क्या कहता है? सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3। आर्टिकल 32 कहाँ है? पार्ट 3 में है ना, तो क्या वो भी हट जाएगा देखा जाए। Where a proclamation of emergency लागू हो गई है, is in the operation, the president may by order declare that the right to move any court for the enforcement of such of the rights conferred by part 3 except आर्टिकल 20 और 21 ये कैंसिल नहीं होता है सस्पेंशन में भी। ये आपका इमरजेंसी के टाइम में भी सस्पेंड नहीं होता है, ये याद रखना है। As may be mentioned in the order, and all proceeding pending in any court for enforcement of rights so mentioned shall remain suspended for the period during which the proclamation is in force on for such shorter period as may be specified in order। मतलब कोर्ट में जो भी केस चल रहे हैं, कहाँ पे केस चल रहे हैं? कोर्ट में। किससे रिलेटेड? पार्ट 3 से रिलेटेड। पार्ट 3 से रिलेटेड मतलब फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में जाने के लिए आप क्या करते हो? आप रिट के थ्रू जाते हो। तो रिट से रिलेटेड जो भी केसेस चल रहे हैं उसे हम पेंडिंग में डाल देते हैं, जब तक कि वो जो केस है वो चल रहा है वो पेंडिंग रहेगा, जब तक कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो रखे हैं। वो कब होंगे? जब आपका इमरजेंसी लागू हो रखा होगा। इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट कैंसिल हो जाते हैं और उसी के साथ कैंसिल हो जाता है वो लीगल प्रोसीडिंग जहां पे फंडामेंटल राइट को जज किया जा रहा है। तो ये है 359 की कहानी। ये 4 आर्टिकल पहले आपको जान लेने चाहिए रिट जानने से पहले। अब आते हैं रिट्स के ऊपर। रिट्स क्या होते हैं, रिट्स होते क्या है और रिट्स कितने प्रकार के हैं? रिट देखिए यहाँ पे 5 लिखा गया है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी, को वारंटो। ये 5 रिट है। इन 5 रिट को जानना चाहिए। जानना इसलिए चाहिए क्योंकि यही है जिसके वजह से हमारा, आपका, पड़ोसी का, दूसरे पड़ोसी का, आने वाली पीढ़ी का जो भी राइट है, सेफ्टी इसी रिट्स की बदौलत है। अब देखिए क्या होता है। रिट आप मानिए घर की तरह, रिट आप मानिए घर की तरह। आप फंडामेंटल राइट्स को मानिए अपने एक 3 BHK फ्लैट या तो अपनी कोठी होता है ना, वैसे ही कोठी समझिए वो आपके फंडामेंटल राइट्स है। अब उस कोठी के बाहर मेन गेट पे ताला है, वो ताला का नाम रखिए आर्टिकल 32, ठीक है। अब वो ताले का नाम है आर्टिकल 32 या तो आर्टिकल 226। जब वो ताला ही नहीं रहेगा तो घर की कोठी की रखवाली कौन करेगा? सेम एग्जाम्पल से यहाँ पे जो रिट्स है वो रखवाली करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स की रखवाली। तो जब भी कभी भी फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन आएगा तो आर्टिकल 32 हमेशा खड़ा हो जाएगा, आर्टिकल 32 हमेशा एक्टिव हो जाएगा आर्टिकल 226 के साथ। अब देखते हैं रिट्स। प्रोहिबिशन क्या होती है? द लिटरल मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन इज टू फॉरबिड, मनाही। A court that is higher in position, superior court, issue a prohibition writ against a court that is lower in position to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction does not possess. It directs inactivity. मनाही कर देता है। prohibition मतलब मनाही। बोलते हैं ना prohibition, drinking is prohibited, smoking is prohibited। क्या है? मनाही। तो वहाँ पे बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को मनाही कर देता है। Facts about prohibition in India. Writs of prohibition can only be issued against judicial and quasi-judicial authorities. इन दोनों के अगेंस्ट ही, जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट ही ये आएगा। दूसरा,
इट कांट बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इन पे ये रिट अप्लाई करेगी ही नहीं। तो याद क्या रखना है, ये किस पे अप्लाई करती है? जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल एक्टिविटीज पे, अथॉरिटीज पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर्शरी। सर्शरी का लिटरल मीनिंग होता है रिट ऑफ सर्शरी इज टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। दिस रिट इज इशूड बाय अ कोर्ट हायर इन अथॉरिटी टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डरिंग देम टू ईदर टू ट्रांसफर अ केस, या तो आप ट्रांसफर कर दो विद देम टू इटसेल्फ, और क्वॉश देयर ऑर्डर इन अ केस, या तो उन्होंने कोई ऑर्डर किया है तो उसे ख़त्म कर दीजिए, या तो उसे मेरे पास भेज दो। ये होता है सर्शरी का मतलब। सर्शरी का मतलब या तो कोई केस चल रहा है तो उसे आप ख़त्म कर दीजिए, या तो आप मुझे ट्रांसफ़र कर दो। इट इज़ इशूड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एन एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन और लैक ऑफ जुरिडिक्शन और एरर ऑफ लॉ। जहाँ पे जुरिडिक्शन का मुद्दा आए या तो एरर ऑफ लॉ, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में अगर कोई हानि पहुँच रही है, तब ये सर्शरी का आता है रिट एक्टिव में। Then, pre-1991, the writ of certiorari used to be issued only against judicial and quasi-judicial authority. Post 1991, 1990 के बाद, the Supreme Court ruled that certiorari can be issued even after against administrative authority. It cannot be issued against legislative body. ये याद रखिएगा, legislative body जो रूल बनाती है और जो private individuals है, उनके against ये writ कभी भी अप्लाई नहीं होगा। आगे अब आते तीसरे पे। तीसरा है आपका को वारंटो। द लिटरल मीनिंग ऑफ रिट ऑफ को वारंटो इज बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस हक से, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस हक से कर रहे हो आप ये। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू दिस रिट टू प्रिवेंट इलीगल असर्पेशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस। किसी का पब्लिक ऑफिस किसी ने रख लिया है, या तो उस पर कैप्चर कर लिया है, पोजेस कर लिया है किसी पर्सन के द्वारा, तब ये रिट लगता है। थ्रू दिस रिट द कोर्ट इंक्वायर्स इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। किसी का सीट है, किसी ने पब्लिक ऑफिस है, किसी का जॉब है वो, और उसको किसी और ने कैप्चर कर रखा है, तो आप क्या करोगे? को वारंटो के थ्रू आप पूछोगे कि आपने किस हक से मेरा सीट कैप्चर कर रखा है। Facts about quo warranto in India. Quo warranto can be issued only when the substantive public place of a permanent character created by statute by the constitution is involved. सरकारी जगह की बात कर रहा है। It cannot be issued against private और ministerial office. मिनिस्टर के ऑफिस के लिए नहीं मिलेगा, ना ही प्राइवेट ऑफिस के लिए मिलेगी। अब आता है हेबियस कॉर्पस। सबसे महत्वपूर्ण हेबियस कॉर्पस है। Habeas corpus मतलब to have the body of this writ is issued to enforce the fundamental right of individual liberty against unlawful detention. जेल में डाल दिया गया है, हक है ना 24 घंटे के आगे मजिस्ट्रेट के सामने जाने का, वही चीज यहाँ पे है। Court orders one person who has arrested another person to bring the body of the latter before the court. बुलाइए उन्हें। ये जस्टिस का सबसे पहला स्तंभ है। दिस इज द पिलर ऑफ जस्टिस, जिसमें कहा जाता है किसी के साथ भी गलत नहीं किया जाएगा। आगे फैक्ट्स अबाउट हेबियस कॉर्पस। द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन इशू दिस रिट अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटीज। हेबियस कॉर्पस कैन नॉट बी इशूड, कब नहीं होगा? जब व्हेन डिटेशन इज लॉफुल, जब उसे जेल में लॉफुल तरीके के लिए रखा गया। दूसरा, व्हेन द प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट, तब। दूसरा, तीसरा, डिटेंशन इज बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। एक कोर्ट है जो कॉम्पिटेंट है डिसीजन लेने के लिए, अगर उसने डिटेन किया है तो हम उसके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। देखिए हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब है? हेबियस कॉर्पस का मतलब है अगर किसी को गलत इल्ज़ाम में रख लिया गया है तो उसे बचाने का जो हक है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रखती है। ये हेबियस कॉर्पस का सबसे सिंपल मीनिंग है। डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। डिटेंशन हुई है वो कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है, तब वहां पे हेबियस कॉर्पस नहीं लगेगा। अब देखिए हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्शरी, ये सारे रिट्स हैं जो आपकी जान बचाने के लिए, आपके फंडामेंटल राइट बचाने के लिए आपको याद रहने चाहिए। बट आपको क्या और याद रखना चाहिए? आर्टिकल 13, आर्टिकल 359, आर्टिकल 226 और एक और आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल? ये वीडियो के बाद में आप कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बट ये याद रखिएगा
कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमारे आपके लिए हमेशा तत्पर है, और वो तत्पर दरवाज़ा आर्टिकल 32 और 226 से खुलता है। धन्यवाद।